हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने कॉलर्स लॉ को, डाइल्यूशन के टॉपिक को हमने पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें बच्चों क्या पढ़ना है? फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों हमें पढ़ने हैं। और ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम पहला लॉ पढ़ रहे हैं कि पहले लॉ में फैराडे ने क्या बोला। उन्होंने क्या बोला, आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। आपको ये पता है कि अगर आपके पास मान लीजिए NaCl है, ध्यान से समझते जाना, बहुत नॉर्मल है। आपके पास क्या है? NaCl है बच्चों। तो आपको ये पता है ना, क्या पता है कि यहाँ पे तब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे Na डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि Na किस पे जाता है? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कैथोड पे ही जाएगा, तो यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, फैराडे इस मास के बारे में बता रहा है कि भाई ये कितना डिपॉजिट होगा, ये जो मास डिपॉजिट हो रहा है ये कितना डिपॉजिट होगा और ये किस पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो वेट डिपॉजिट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है कि आप कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन हटाएं तो W इज इक्वल टू ये होता है Z इंटू में Q। ये Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हमें वही देखना है, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसको? केमिकल इक्विवेलेंट को। अगर आप बच्चों क्या करें, इस सेल में से, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से आप 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करें। कितना? आप क्या करें? 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करें, 1 कूलम। तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर डिपॉजिट होगा? केमिकल इक्विवेलेंट के। तो हमने डिफाइन कर लिया कि अगर 1 कूलम चार्ज किसी भी सेल में अगर ट्रांसफ़र किया जाता है, आपने कोई सेल ली, आपने ये NaCl की इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाई और इसमें अगर आप 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो यहाँ पे मास डिपॉजिट होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है? केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होने वाला है। तो यही क्या है? फर्स्ट लॉ है। अगर आप Q को देखें बच्चों, Q क्या है? चार्ज है, जो अभी बताया। Q क्या है? चार्ज है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम। तो आप इसको कंप्लीटली कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू ZIT। Z तो Z अपना केमिकल इक्विवेलेंट है, I करंट है जो एम्पियर में होता है, टाइम आपको पता ही है जो सेकेंड में मेजर किया जाएगा। तो जो वेट डिपॉजिट होगा अपनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो इसके बराबर होगा। ठीक है, Z को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट ये होता है तब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र किया जाता है सेल से, तो जो वेट डिपॉजिट होता है वही क्या होता है? केमिकल इक्विवेलेंट। समझ गए? अब अगर जैसे आपको बोला जाए आपके पास ये है Na पॉजिटिव है, Na क्या है? पॉजिटिव है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया और वो किस में कन्वर्ट हुआ? Na में। तो इतना ही मास, मतलब वो Na यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, ये हमने सेल दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 1 Na ही डिपॉजिट हुआ है। आपको ये रिलेशन पता है ना कि 1 मोल में, अगर 1 मोल में जो भी आप एलिमेंट लेंगे उसी का जो मास होता है, जो उसका मास होता है वही 1 मोल के बराबर होता है। जैसे हम सोडियम जानते हैं भाई इसमें 23 यूनिट मास होता है, तो वही इसका 1 मोल है। अगर Mg होता तो 24 जो यूनिट मास है वही 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही 1 मोल में जैसे इनके जो मोलर मास होता है वही, जो इनका मास होता है वही 1 मोल होता है। तो ऐसे ही जो एक फैराडे ने कांस्टेंट दिया जो था 96500, ये 1 मोल में इतना चार्ज होता है। 1 मोल में क्या है? इतना चार्ज होता है, जिसको फैराडे कांस्टेंट बोला गया। जैसे हमने 1 मोल में नंबर निकाला था जिसको एवोगैड्रो नंबर बोला गया था, ऐसे ही ये कांस्टेंट है जो कि 1 मोल में होता है। ठीक है, जो हम कर रहे थे अभी कि जो Na पॉजिटिव है और उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और वो Na में कन्वर्ट हो गया, तो ये 1 ही मोल बना और 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना, जैसे आप Z जो डिफाइन कर रहे थे, आपको 1 कूलम में मास निकालना है, मतलब आपको सोडियम का के लिए Z निकालना है कि उसका केमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप वो देखो। आपको ये पता चल गया कि 96500 कूलम में कितना मास डिपॉजिट होता है? 23 ग्राम सोडियम का, क्योंकि अभी यही तो बोला ना कि 1 मोल, ये सब कुछ बराबर है बच्चों, ध्यान से देखो। अब देखो ये कि सब कुछ बराबर है। 1 मोल किसके बराबर?
23 यूनिट मास के बराबर, और यही किसके बराबर है, इसमें कितना चार्ज होता है 96500। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि जो 96500 जो कूलम चार्ज है वो वो कितना डिपॉजिट करेगा मास 23 ग्राम। आपको कितने में निकालना है, 1 कूलम में निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। इसको आप नीचे ले जाइए। तो यही सोडियम का क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट मास है। यही क्या है, सोडियम का केमिकल इक्विवेलेंट मास है। समझ गए। अब सेकेंड लॉ देखते हैं बच्चों। सेकेंड लॉ में क्या है, आपको 2 अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेनी पड़ेंगी। क्या लेनी पड़ेंगी, 2 सेल लेनी पड़ेंगी, और उसको किस में जोड़ दीजिए, सीरीज में जोड़ दीजिए। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लीजिए और उनको किस में, सीरीज में जोड़ दीजिए। और सेकेंड लॉ में फैराडे ने क्या बोला, अगर आप 2 सेल ले रहे हैं और आपको यहाँ जो मास डिपॉजिट हुआ है और यहाँ जो इस सेल में मास डिपॉजिट हुआ है, अगर इनका रिलेशन आपको देखना है, इन दोनों के बीच का क्या देखना है बच्चों, रिलेशन देखना है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप पहली बात तो इन सेल्स में क्या करें, बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास करें। मतलब अगर आप इसमें 10 कूलम पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें भी आप कितना 10 कूलम चार्ज पास करें। अगर इसमें 10 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं तो इसमें भी क्या है 10 कूलम चार्ज ही पास करें। तो उन्होंने क्या बोला, तो इनकी जो मास की, अगर क्या है 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, आपको उनके दोनों मास की रेशो आपको निकालनी है, तो दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। और अगर फिर आप जो देखते हैं आपको क्या मिलता है कि जो रेशो है मासेस की, कि जो W1 है, मान लीजिए आपने इसको W1 माना और इसको मान लिया W2, तो W1/W2 किसके बराबर होता है, उनके इक्विवेलेंट मास के बराबर। उनके क्या है, उनकी मतलब W1/W2 की जो रेशो होती है वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास हमने देखा था। मान लीजिए आप इस सेल में मान रहे हैं कि यहाँ पे Na डिपॉजिट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, Na डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ Fe डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये थी आपकी FeCl2 की, और ये है NaCl की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, NaCl की, ये किसकी है, NaCl की, और ये है FeCl2 की। तो आप क्या करेंगे, आप देखो, मान लो आपको बता रखा है कि NaCl में जो ये मास डिपॉजिट हो रहा है ये अबाउट 2.3 ग्राम है। कितना है, 2.3 ग्राम। समझ गए। तो अब इनको मोलर मास तो आपको पता है, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, सोडियम का कितना है 23 है, और आयरन का कितना होता है 56 होता है, ये हमें पता है। तो आपको इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाया था मैंने पिछले उसमें, कि अगर आपके पास कोई कैटायन है, जैसे कि NaCl है, तो या तो आप इसके कैटायन का चार्ज निकाल लो या आप इसके एनायन का चार्ज निकाल लो, और जो इनका मोलर मास होता है, मान लीजिए आप Na का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर चार्ज देख लीजिए कितना है, एक पॉजिटिव है, तो आप उसी चार्ज से इसको डिवाइड कर दीजिए, या एनायन का देख लीजिए, इस पर भी तो एक ही है, तो इससे डिवाइड कर दीजिए। अगर आप क्या करते, NaCl का इक्विवेलेंट मास निकालना होता, तो आप क्या करते, पहले Na और Cl दोनों का मतलब NaCl का मास निकाल लेते कंप्लीटली, फिर भी यही करना है आपको, कैटायन या एनायन के आप चार्ज देख लीजिए, उसी से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, वही क्या होगा उसका इक्विवेलेंट मास। अब देखो आपके पास दूसरी सेल में क्या है, FeCl2 है। क्या है, FeCl2। Fe पे अब चार्ज बताओ कितना है, Fe पे है 2 पॉजिटिव। कितना है, 2 पॉजिटिव। तो अब आपको क्या करना होगा, उसके मोलर मास को 2 से डिवाइड करना होगा, यही इसका क्या है अब इक्विवेलेंट मास। अगर बच्चों ये FeCl3 होता, तो आप ये कितना चार्ज होता इस पे, +3 होता, तो आप इसको 3 से डिवाइड करते, तब उसका वो इक्विवेलेंट मास माना जाता। अगर टोटल का FeCl2 का हमसे निकलवाया जा रहा है, तो इसका मास टोटल करो, और उसको जो भी आपके पास कैटायन पे है, या तो कैटायन के चार्ज से डिवाइड कर दो या फिर एनायन के चार्ज से डिवाइड कर दो। तो ये आपके पास किसका आ गया, Fe का आपके पास इक्विवेलेंट मास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं। आपको W1 का पता है, W1 का कितना है 2.3 ग्राम, और ये W2 है, और आपके पास E1 कितना है 23। 1 से तो डिवाइड करोगे नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये कितना है 56/2। तो अब क्या है, आप ये मास निकाल सकते हैं, W2 निकाल सकते हैं कितना डिपॉजिट होगा। तो यही सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर आप सेम क्या पुट करते हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, तो जो दोनों सेल में जो क्या है मास डिपॉजिट होंगे, वो W1 W2 की जो रेशो है वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होती है। यही किसमें था, सेकेंड लॉ यही कहता है।